सुप्रभात मित्रों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख रासो साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकारों की जो है रचनाएं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम ना ही कवियों के बारे में पढ़ेंगे बल्कि उनकी रचनाओं के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो आते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो रचनाएँ हैं, साथ साथ वो रचनाएं किस समय में लिखी गई, किस रस पर आधारित है, उसके अध्याय, भाषा, काव्य रूप, वो सारी हम आज चर्चा करेंगे। और ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं, तो इसे जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो आते हैं कवि आदिकाल के, वो है दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय आप सब जानते हैं। दलपति विजय, तो दलपति विजय की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है खुमान रासो। ठीक है, खुमान रासो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आता है कि खुमान रासो के कवि का नाम बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आ जाता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दलपति विजय जो है वो खुमान रासो के रचनाकार हैं। ठीक है, एवं इसका समय क्या है, तो इसका समय जो है वो है 9वीं सदी। ठीक है, 9वीं सदी में जो है ये रचना जो है इसको लिखा गया था। ठीक है, 9वीं सदी में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो इसकी खासियत है, ये जो है एक वीर रस है। ठीक है, वीर रस काव्य है ये। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आ सकता है कि खुमान रासो में कौन सा रस जो है वो मिलता है, तो इसका उत्तर होगा वीर रस। ठीक है, वीर रस मिलता है। इसके अध्याय के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो ये बाद में मैं आपको बता दूंगा रिसर्च करके। ठीक है, एवं इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी भाषा में जो इसे लिखा गया है। एवं इसका जो काव्य स्वरूप है वो प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य माना जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि खुमान रासो का काव्य रूप क्या है, तो इसका उत्तर होगा प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य है ये। उसके बाद आता है मित्रों नरपति नालह। ठीक है, तो नरपति नालह एक और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं रासो साहित्य के। ठीक है, तो नरपति नालह ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है विसलदेव रासो। ठीक है, विसलदेव रासो की रचना की नरपति नालह ने। एवं इसका जो समय है वो माना जाता है 1212। ठीक है, 1212 जो है इसका समय माना जाता है। इस समय में जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की गई, विसलदेव रासो की रचना की गई। एवं इसका जो रस है वो माना जाता है श्रृंगार रस। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की विशेषता है। ठीक है, तो आप ये रस के बारे में याद रखिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रस भी याद रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो रस है वो माना गया श्रृंगार रस। इसमें 4 खंड दिए गए हैं। ठीक है, 4 खंड जो हैं, 4 खंडों में विभक्त है विसलदेव रासो। ठीक है, 4 खंड हैं इसमें। और एवं इसका जो काव्य रूप है वो वीर गति माना गया है। ठीक है, वीर गति जो है इसका काव्य रूप माना गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जगनिक। ठीक है, जगनिक आते हैं, जगनिक कवि। तो जगनिक कवि ने जिस प्रसिद्ध काव्य की रचना की उसका नाम है परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो। एवं इसको आल्हा खंड भी माना जाता है। ठीक है, आल्हा खंड। इसका जो समय है वो माना गया है 1230। ठीक है, 1230 जो है इसका समय माना गया है। इस समय में परमाल रासो की रचना की गई। एवं इसका जो रस है वो वीर रस माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, वीर रस माना गया है इसका। एवं इसका जो काव्य रूप है वो माना जाता है वीर गति। ठीक है, वीर गति जो है इसका काव्य रूप स्वीकारा गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सुप्रसिद्ध चंद्रबद्दाई। ठीक है, आप सब जानते हैं चंद्रबद्दाई के बारे में। ठीक है, चंद्रबद्दाई जो है इन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उन पर आधारित है पृथ्वीराज रासो। एवं मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बताइए पृथ्वीराज रासो को समाप्त किसने किया। ठीक है, मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो की शुरुआत जो है चंद्रबद्दाई ने की, इसको लिखा, परंतु समाप्त यानी कि इसका अंत किसने लिखा, तो मैं वो आपको प्रश्न जो है पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, एवं इसका जो रस है पृथ्वीराज रासो को आप सब जानते हैं वीर रस है। ठीक है, वीर रस पृथ्वीराज चौहान के वीरता का
वर्णन किया गया है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो में। एवं जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई, ये दोनों जो थे ये मित्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। ना ही चंद्रवरदाई सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, बल्कि उनके मित्र भी थे, ठीक है। एवं इन दोनों का जो जन्म है ये भी एक ही दिन में हुआ था, एवं इन दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन में हुई थी, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इन दोनों की जो मृत्यु है वो भी एक ही दिन में हुई थी, ठीक है। एवं ये दोनों मित्र थे, ठीक है, साथ ही साथ दरबारी कवि भी थे चंद्रवरदाई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एवं इसका जो अध्याय है वो माना गया है 69, ठीक है। इसमें 69 समय है, ठीक है, इसमें समय माना जाता है, ठीक है। चंद्रवरदाई में खंड नहीं कहा जाता बल्कि समय कहा गया है, ठीक है। तो 69 समय है पृथ्वीराज रासो में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो है डिंगल भाषा, ठीक है, याद रखिएगा। दो प्रकार की भाषाएं हैं, पिंगल भाषा एवं डिंगल भाषा, ठीक है। तो चंद्रवरदाई में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पिंगल और टिंगल जो है सुनने में एक जैसा लगता है, ठीक है, परंतु आप याद रखिएगा जिसमें डॉ है ना, डॉ, तो वो आप आँख बंद करके आप चंद्रवरदाई लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चंद्रवरदाई ने जो है वो डिंगल भाषा का प्रयोग किया था पृथ्वीराज रासो का लिखने में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं इसका जो काव्य रूप है वो माना गया है प्रबंध काव्य, ठीक है। प्रबंध काव्य जो है इसका काव्य रूप माना गया है। इसके बाद आते हैं कवि केदार भट्ट, ठीक है, केदार भट्ट कवि। तो इन्होंने जिस रचना को लिखा है उसका नाम है जयचंद्र प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयचंद्र प्रकाश को इन्होंने रचना की है, ठीक है। एवं इसका जो समय है, जिस समय में ये लिखा गया वो है 1224, ठीक है, 1224 जो है इसका समय माना गया है। एवं इसका जो रस है इस रचना का वो है वीर रस, ठीक है, वीर रस। ज़्यादातर जो रचनाएं थी आदिकाल में वो वीर रस पर आधारित थी, ठीक है दोस्तों, वीर रस पर ज़्यादातर जो आदिकाल की रचनाएं वो आधारित थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवं इसका जो काव्य रूप है वो है प्रबंध काव्य, ठीक है, प्रबंध काव्य, ये भी प्रबंध काव्य ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि मधुकर भट्ट, ठीक है, मधुकर भट्ट। तो मधुकर भट्ट ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है जस मयंक जस चंद्रिका, ठीक है। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है, काव्य का नाम है, जिसने लिखा है मधुकर भट्ट ने, ठीक है। एवं इसका जो समय है वो माना गया है 1243, ठीक है, 1243 जो है इसका समय माना गया है, ठीक है। इस समय में जो है जयमयंक जस चंद्रिका का रचना किया गया है, ठीक है। एवं इसका जो काव्य रूप है वो माना गया है प्रबंध काव्य, ठीक है, याद रखिएगा, प्रबंध काव्य जो है इसका काव्य रूप माना गया है जयमयंक जस चंद्रिका का, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि सारंगधर, ठीक है, सारंगधर आपने नाम अवश्य सुना होगा सारंगधर का। तो सारंगधर ने जो है हम्मीर रासो की रचना की थी, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम्मीर रासो की जो है इन्होंने रचना की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि हम्मीर रासो के रचनाकार का नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कवि नल सिंह, ठीक है, नल्हर सिंह। तो नल्हर सिंह ने जिस काव्य की रचना की वो है विजयपाल रासो, ठीक है, विजयपाल रासो। इसकी जो विशेषता है ये है एक वीर रस पर आधारित ये रचना है, ठीक है। विजयपाल रासो जो है ये एक वीर रस पर आधारित काव्य है। एवं इसमें 42 छंद दिए गए हैं, ठीक है, 42 संख्या है, 42 छंद की संख्या मानी गई है विजयपाल रासो में, ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। एवं इसका जो काव्य रूप है वो माना गया है वीर गति, ठीक है, वीर गति जो है इसका काव्य रूप माना गया है, ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद आते हैं कवि श्रीधर, ठीक है, श्रीधर कवि। तो श्रीधर कवि ने जिस काव्य की रचना की उसका नाम है रणमल छंद, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रणमल छंद, ठीक है। एवं इसका जो समय है वो माना गया है 1454, ठीक है, 1454 में जो है रणमल छंद की रचना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। एवं इसका जो काव्य रूप है, इसका जो रस है माना गया है वो है वीर रस, ठीक है, ये भी वीर रस है, ठीक है। ज़्यादातर जो रचनाएं हैं आदिकाल में वो वीर रस ही हैं, ठीक है, ज़्यादातर, तो ये भी वीर रस है। एवं इसमें
70 छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 70 छंद जो हैं इसमें दिए गए हैं। एवं ये भी जो है ये भी डिंगल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डिंगल भाषा जो है इसमें प्रयोग किया गया है रणमल छंद में। देखिए यहाँ भी डिंगल आ जाता है। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो जब लिखा था तो उन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया था, एवं श्रीधर ने भी डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। तो जहाँ जहाँ पे वीर काव्य की रचना की गई है उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वीर काव्यों में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये। और बाकी जिसमें श्रृंगार भाव का इस्तेमाल किया गया है उसमें पिंगल भाषा, ठीक है, पिंगल भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, दो प्रकार की भाषाएं हैं, डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं इसमें जो काव्य रूप माना गया है वो है वीरगति। ठीक है, इसमें भी जो है वीरगति इसका प्रमुख काव्य माना गया है। ठीक है, काव्य रूप माना गया है इसमें। तो मित्रों, आज हमने आदिकाल के प्रमुख कवियों और एवं उनके रचनाओं की चर्चा की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।